हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी क्विक सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा मैटर है वो थोड़ा सिलेबस से हटके है। सिलेबस से हटके ज़रूर है, लेकिन आज हम एक ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर डिस्कशन करने वाले हैं जो सभी को जानकारी होना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे मैथमेटिक्स के अंतर्गत जीरो की इम्पोर्टेंस कितनी अधिक है। ठीक है स्टूडेंट, तो जीरो की इम्पोर्टेंस तो बहुत ज़्यादा है और शून्य के बिना ही मैथमेटिक्स अधूरी है। तो आखिर ये शून्य की खोज हुई कैसे, इस पर आज हम डिस्कशन करेंगे। ओके स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, बात यह है, जीरो की खोज किसने की। देखो, इस पर बहुत सारे बातें मिलती हैं। कितनी अगर हम सर्च करते हैं कितनी जगह, तो हमें क्या मिलता है, नेट पर अगर हम सर्च करते हैं तो बहुत सारे मिलते हैं कि किसके द्वारा इसमें खोज की गई है। एक एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलता। वैसे अमूमन जो इसमें जब क्वेश्चन आंसरिंग होती है तो अधिकांश तो आर्यभट्ट को ही मैथमेटिक्स में जीरो का आविष्कारक माना जाता है, लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारे तथ्य छिपे हुए हैं स्टूडेंट। तो आज हम उसी के बारे में जानने वाले हैं। तो स्टूडेंट, जीरो की खोज किसने किया। प्राचीन समय में जब अन्य लोग जीवन जीने का तरीका सीख रहे थे, तब भारतवर्ष में वैज्ञानिक जीवन जिया जा रहा था। तो अन्य देशों की जहाँ तक बात है, तो उस समय जब अन्य देश जो है या अन्य देश के लोग जो हैं जीवन जीने का तरीका ही सीख रहे थे, तो भारत में एक साइंटिफिक थॉट यहाँ पर डेवलप हो चुकी थी। जब सिंधु घाटी सभ्यता के पुरातत्व मिले हैं, तब पूरी दुनिया ने इस बात को स्वीकारा कि आज भी विज्ञान के क्षेत्र में भारत कई विकसित देशों से आगे है। ठीक है, लेकिन दुख की बात यह है कि हमें जो हमारी कई उपलब्धियों का क्रेडिट नहीं मिला। तो भारत में बहुत सारी चीज़ों की इन्वेंशन हुए, बहुत सारी खोजें हुई, लेकिन उसका क्रेडिट भारत को नहीं मिल पाया। और काफ़ी चीज़ों का क्रेडिट भारत के पास है, क्योंकि भारत तो इस क्षेत्र में बहुत आगे रहा है। पहले से ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप करने के मामले में भारत बहुत आगे रहा है स्टार्ट से ही। लेकिन कुछ चीज़ों में ये माना गया है कि उनके इन्वेंशन जो है अदर कंट्री से हुए हैं। तो ये इसमें जो है ये माना गया है स्टूडेंट। ठीक है, भले ही वह भगवान महावीर के समय उनके द्वारा सूक्ष्म जीवों के बारे में बताना हो, या महर्षि कणाद ऋषि थे के द्वारा परमाणु के बारे में बताना हो, लेकिन कुछ चीज़ों का श्रेय हमें दिया गया है, जिसमें से एक शून्य का आविष्कार भी है। तो शून्य का आविष्कार आप इस स्टेप से समझ गए होंगे कि शून्य का आविष्कार का जो क्रेडिट मिला है वो भारत को ही मिला है। तो भारत के अंदर ही शून्य के आविष्कार की बात कही गई है स्टूडेंट। ठीक है, लेकिन आज हम इसमें डिस्कशन करेंगे। वैसे तो आप लोग भी जानते होंगे, आपने भी कहीं पर पढ़ा होगा कि शून्य की खोज किसने की, तो उसका जो आंसर होता है हमेशा आर्यभट्ट ही होता है। लेकिन आज हम उसमें जानेंगे कि आखिर आर्यभट्ट ही शून्य के आविष्कारक हैं या नहीं। तो बड़ा रोचक ये कॉन्सेप्ट होने वाला है। तो इसकी आज डिटेल स्टडी हम करेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स जीरो पे डिपेंड करती है, और अगर हमें जीरो के बारे में जानकारी ना हो तो एटलीस्ट हमें अन्य जानकारी रखना थोड़ा मतलब इस चीज़ की जानकारी होना ज़रूरी है स्टूडेंट। ठीक है नहीं, तो बात करते हैं आगे। तो आज हम डिस्कशन करेंगे जीरो का आविष्कार किसने और कब किया, और इस विषय पर आज हम डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो वैसे तो बात है कि शून्य जो जीरो का योगदान हर क्षेत्र में है, लेकिन इसे गणित के सबसे बड़े आविष्कारों में से एक गिना जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो गणित के जो आविष्कार हुए हैं उनमें सबसे बेस्ट आविष्कारों में इसको गिना जाता है, शून्य को। एक बात सोचकर देखिए, अगर जीरो की खोज ना होती तो आज गणित कैसी होती। तो ये तो आप इमेजिन कर ही सकते हैं कि जीरो के बिना गणित कितना अधूरा है। क्योंकि आपके पास जो नंबर सीरीज होती है 1 से लेकर 9 तक है, अगर आप जीरो ना होता तो 10 नहीं बनता, और 10 नहीं बनता तो यानी कि जीरो किसी भी नंबर को उसका 10 गुना कर देती है स्टूडेंट। ठीक है नहीं, अगर आप 10 के पीछे एक जीरो लगा देते हैं तो 10 का 10 गुना हो जाता है, यानी कि सीधे 100 हो जाता है। अगर आप 100 के आगे एक जीरो और बढ़ा देते हैं, 100 के पास बगल में एक जीरो और लगा देते हैं, तो वो बन जाता है 1000, यानी कि 100 का 10 गुना। तो जीरो सबसे बड़ी ताकत तो ये रखता है, किसी भी नंबर को 10 गुना कर देता है स्टूडेंट। ठीक है नहीं, तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो गणित तो होती, लेकिन आज जिसकी जितनी सटीक है गणित, उतनी सटीक नहीं हो पाती। अगर शून्य नहीं होता तो क्या होता है, शून्य का आविष्कार नहीं होता स्टूडेंट, तो गणित होती, लेकिन जितने सटीक तरीके से गणित की कैलकुलेशन अभी हो जाती है, उतने सटीक तरीके से फिर नहीं हो पाती। ठीक है, तो शून्य का आविष्कार जो है एक महत्वपूर्ण आविष्कारों में से शामिल किया जाता है। जैसे ही शून्य के आविष्कार की बात आती है तो हमारे दिमाग में कई सवाल उठने लगते हैं कि जीरो का आविष्कार किसने किया, जीरो का आविष्कार कब हुआ,
और जीरो के आविष्कार से पहले गणना कैसे होती थी। तो बहुत रोचक चीज़ें हैं स्टूडेंट आज इस वीडियो में, तो आप ध्यान से इसको सुनिए और उसको समझिए, ठीक है। जीरो के आविष्कार का पहला जो क्या महत्व है इस पर हमें डिस्कशन करनी है, तो आज इसी पर हम डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं। तो जीरो एक गणितीय अंक है जिसे सामान्य भाषा में संख्या कहा जाता है। तो आपने देखा होगा, अगर हम नंबर सिस्टम कहते हैं तो नंबर सिस्टम के अंतर्गत हमारा संख्या पद्धति के अंतर्गत हमारा जीरो भी आता है, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने पढ़ा था परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, ठीक है ना। और उसके अलावा हमने पढ़ा था धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, फिर शून्य को भी लिया था इंटीजर्स के अंतर्गत, ओके। और इसके अलावा फिर हमने पढ़ा था वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्याओं में जीरो भी आता है, और वास्तविक संख्या सभी संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। वैसे तो जीरो का कोई मान नहीं होता, लेकिन यह किसी संख्या पर अगर लग जाए तो उसका मान जो है 10 गुना बढ़ा देता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जैसे कि ए के आगे अगर जीरो लगा दिया तो 10 हो जाएगा, और 10 के आगे जीरो लगा दें तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा बच्चों, ठीक है नहीं। तो ये बहुत कॉन्सेप्ट बहुत रोचक है, इसलिए ध्यान से इसको देखेंगे आप लोग। आगे बात करते हैं। लेकिन अगर जीरो को किसी संख्या के आगे से लगा दिया जाए तो उसके मान वही रहता है। देखो, जीरो को किसी नंबर के आगे से अगर लगा दिया जाए तो उस संख्या के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर आप लिख देंगे, माना आपने लिख दिया 099, यानी कि 099 लिख दिया आपने, तो क्या उसकी मतलब हुआ 99 ही तो कहेंगे उसको। अगर कोई बच्चा बिना जीरो लगाए 99 लिखता तो उसको भी 99 पढ़ेंगे, और जीरो लगा के 99 लिखता है तब भी 99 पढ़ेंगे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर जीरो को 99 के बाद में लगा दिया जाए तो 990 हो जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये इस तरीके से, तो ये इसमें ये चीज़ समझाई गई है, आप ध्यान से समझ सकते हैं, ठीक है। और अगर जीरो से किसी भी संख्या को भाग देते हैं तो इन्फिनिट आता है आंसर, ठीक है। इन्फिनिटी इसका आंसर आता है। जैसे अगर 1/0 करते हैं तो आंसर क्या आता है स्टूडेंट, इन्फिनिट आता है। इसको इन्फिनिटी कहते हैं, अनंत कहते हैं, ओके। तो ये होता है इसके अंतर्गत, ठीक है। जीरो के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी अब बात करते हैं। बता दें कि शून्य यानी कि जीरो गणित में पूर्णांक वास्तविक संख्या किसी अन्य बीजीय संरचना की योगात्मक संरचना के रूप में काम करता है। वहीं शून्य का प्लेस वैल्यू सिस्टम के अंतर्गत स्थान धारक के रूप में होता है, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ें हैं। अब जीरो का आविष्कार किसने किया भाई, अब बात इस पर आती है कि आखिर जीरो है तो ठीक है, जीरो तो आप लोग पढ़ते आए हैं, हम लोग भी पढ़ते आए हैं, सभी लोग पढ़ रहे हैं, तो जीरो तो बहुत महत्वपूर्ण है, ये तो आप सभी जानते ही हैं, ठीक है ना। मैथमेटिक्स के अंदर जीरो के बिना तो कुछ है ही नहीं। लेकिन ये जीरो का आविष्कार आखिर किया किसने, तो इसके बारे में आज हम इसमें डिटेल्स स्टडी करने वाले हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो शून्य के आविष्कार से पहले गणितज्ञों को संख्याओं की गणना करने में और कई गणितीय प्रश्नों का हल करने में दिक्कत होती थी। देखा जाए तो शून्य का आविष्कार गणित के क्षेत्र में क्रांति जैसा है। अगर शून्य का आविष्कार नहीं होता तो शायद गणित आज जितनी मुश्किल है उससे भी कई गुना मुश्किल होती। तो गणित विषय वैसे तो अपने आप में कठिन है ही, है ना, ये तो आप सभी जानते हैं कि गणित विषय कठिन है ही। लेकिन अगर शून्य का आविष्कार नहीं हो पाता स्टूडेंट, तो सोच लीजिए कि ये गणित जो है इससे भी कितने गुना अधिक कठिन ये होती, ठीक है स्टूडेंट। बात करते हैं। आज हम जिस तरह से जीरो का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है ना, जिस तरीके से हम जीरो का प्रयोग कर रहे हैं और हमारे पास शून्य को की जो सटीक परिभाषा मौजूद है, उसके पीछे कई गणितज्ञ और वैज्ञानिकों का योगदान शामिल है, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन शून्य के आविष्कार का मुख्य श्रेय जो है भारतीय विद्वान ब्रह्मगुप्त को जाता है। तो ब्रह्मगुप्त को सबसे पहले इसका क्रेडिट जाता है कि शून्य का आविष्कार किया था ब्रह्मगुप्त ने, ठीक है नहीं। तो यह है क्योंकि उन्होंने ही शुरुआत में शून्य के सिद्धांतों को सहित पेश किया था। तो उन्होंने क्या किया था, शुरू में शून्य को सिद्धांतों सहित पेश किया था, ठीक है ना। तो इस तरीके से इन्होंने किया था। तो सबसे पहले क्रेडिट किसको गया स्टूडेंट, उन गया था ब्रह्मपुत्र को, ओके। तो ये है। अब बात करते हैं आगे, आखिर इसको कॉन्सेप्ट के रूप में किसने लिया आगे, ठीक है ना, किस तरीके से मैथमेटिक्स के अंदर ये आया और किस तरीके से ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत जीरो का यूज हुआ, ठीक है। तो ब्रह्मगुप्त ने पहले जो ब्रह्मगुप्त से पहले भारत के महान गणितज्ञ और ज्योतिषी आर्यभट्ट ने शून्य का प्रयोग किया था। तो देखिए स्टूडेंट, जो हमारा आंसर है कि शून्य का आविष्कार किसने किया, आर्यभट्ट ने किया। तो देखिए ये बात यहाँ पर क्लैरिफाई हो जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए
कई लोग आर्यभट्ट को भी शून्य का जनक मानते थे, लेकिन सिद्धांत ना देने के कारण उन्हें शून्य का मुख्य आविष्कारक नहीं माना जाता है। तो क्या हुआ कि आर्यभट्ट ने शून्य का तो प्रयोग किया अपने, जो उस समय की ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत आर्यभट्ट बहुत बड़े विद्वान थे, तो उन्होंने शून्य का यूज़ तो किया, लेकिन उस शून्य के बारे में वो तथ्य क्लियर नहीं कर पाए, यानी कॉन्सेप्ट नहीं बता पाए कि आखिर ये क्यों, इसकी क्या यूज़ है, कैसे ये हो रहा है, क्या इसका यूज़ करना है और ये क्या चीज़ है, इसका वो नहीं बता पाए, ठीक है ना। तो इसलिए जो है इनका मुख्य आविष्कार इनको नहीं माना जाता। शून्य के आविष्कार को लेकर शुरुआत से ही मतभेद रहे हैं, क्योंकि गणना काफ़ी पहले से की जा रही है, लेकिन बिना शून्य के यह असंभव प्रतीत होता है। तो स्टूडेंट देखिए, पहले जो ब्रह्मगुप्त को कहा गया है कि शून्य का आविष्कार, क्योंकि ब्रह्मगुप्त ने शून्य के बारे में पूरी डिटेल बताई थी स्टूडेंट, ठीक है नहीं, तो इसके बारे में पूरा यूज सहित उन्होंने बताया होगा, तो इसलिए ब्रह्मपुत्र को भी इसका जनक माना जाता है। लेकिन सबसे पहले अब जो शुरू में प्रयोग करता है, जो सबसे फर्स्ट प्रयोग करता है, उसी को उसका आविष्कार माना जाता है। तो इसका मतलब आर्यभट्ट ने सबसे पहले इसका यूज़ किया था, इसलिए हम हर जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं पर भी हो तो शून्य का आविष्कार किसने किया, तो इसमें आर्यभट्ट को ही आंसर सही माना जाता है स्टूडेंट, ठीक है नहीं। तो काफ़ी रोचक कॉन्सेप्ट हैं इसके अंतर्गत, तो ये है स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन सिद्धांत ना देने के कारण शून्य का आविष्कारक उन्हें मुख्य आविष्कार उनको नहीं माना जाता। शून्य के आविष्कार को लेकर शुरुआत से ही मतभेद रहे हैं, क्योंकि गणना काफ़ी पहले से की जा रही है, लेकिन बिना शून्य के असंभव प्रतीत होती है, ठीक है। तो शून्य के बिना, अब देखो आप देखते रहोगे जो भी आपका उत्तर वैदिक काल हो गया, वैदिक काल हो गया, तो ये सारी चीज़ों में उस टाइम पर जो है शून्य के बारे में सब में, मतलब उस समय के जो ग्रंथ और वो बने हैं, जैसे आपके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इनमें भी इसका यूज हुआ है, तो सब में इनका यूज हुआ है। तो समझ लीजिए कि शून्य का आविष्कार तो बहुत पहले हो चुका है, ठीक है ना, बहुत पहले हो चुका है। मैथमेटिक्स तो धीरे धीरे करके डेवलप हुई ना स्टूडेंट, तो मैथमेटिक्स बाद में डेवलप हुई धीरे धीरे करके, लेकिन ये सारी चीज़ों में इस शून्य का यूज़ हो चुका है। तो सोचिए कि शून्य का आविष्कार पहले हो चुका है, इसका मतलब, ठीक है। पर ऐसा नहीं कि पहले भी लोग शून्य को विभिन्न प्रकार से बिना किसी सिद्धांतों के प्रयोग करते थे और इसका प्रयोग कोई प्रतीक भी नहीं था, ठीक है ना। तो आपको अभी क्लैरिफाई हो गया होगा कि शून्य का यूज़ तो बहुत पहले से हो गया। ब्रह्मपुत्र ने इसे प्रतीक और सिद्धांतों के साथ पेश किया और गणितज्ञ वो ज्योतिषी आर्यभट्ट ने इसका उपयोग किया था। तो क्या हुआ था कि सबसे पहले आर्यभट्ट ने शून्य का प्रयोग किया था, सबसे पहले उपयोग किया था, लेकिन जो ब्रह्मगुप्त हैं उन्होंने जो है इसको एक तो शून्य को प्रतीक रूप में बताया, क्योंकि जब आर्यभट्ट ने इसका उपयोग किया था शून्य का, तो दशमलव के रूप में किया था। समझ रहे स्टूडेंट, इसका मैंने डिटेल स्टडी किया, तो इसमें आर्यभट्ट ने जब इसका यूज़ किया था वो किया था दशमलव के रूप में, ठीक है। उस दशमलव को ही धीरे धीरे करके शून्य का रूप दे दिया, और ब्रह्मगुप्त ने उसको जो है एक प्रतीक के रूप में, प्रतीक क्या होता है, किसी को चिन्ह के रूप में, तो शून्य का आकार कैसा है, वो उसका प्रतीक है, ओके। तो शून्य को प्रतीक के रूप में उन्होंने वो गोल के आकार में दर्शाया, ठीक है ना, एक वृत्ताकार के रूप में दर्शाया, और उसके सिद्धांत को पेश किया कि ये कहाँ पर यूज होने पर क्या रिजल्ट दे सकता है। जैसे 1 के आगे अगर इसको 1 के पहले लगा दिया जाए तो ये 1 ही, उसके मान में कोई प्रभाव नहीं करेगा। अगर 1 के बाद में लगा देते तो उसको 10 बना देता है, यानी कि उसका 10 गुना कर देता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट किसने किए, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं ब्रह्मगुप्त ने, ठीक है स्टूडेंट। अब बात करते हैं अब जीरो का आविष्कार कब और कहाँ हुआ था। अब बात आती, ये तो आविष्कार की बात आई कि किसने किया, लेकिन अब बात आती कब और कहाँ हुआ था। तो जीरो के आविष्कार के काफ़ी पहले से ही कई प्रतीकों को स्थान धारण के रूप में प्रयोग किया जा रहा था, लेकिन ऐसे में यह साफ नहीं किया जा सकता कि शून्य का आविष्कार कब हुआ। लेकिन 628 ईस्वी में महान भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने शून्य का प्रतीकों और सिद्धांतों के साथ सटीक रूप में जो है इसका वर्णन किया, ठीक है ना, इसका उपयोग किया है सटीक रूप में। तो शून्य के आविष्कार को समझने के लिए अब बात करते हैं इसमें, शून्य के आविष्कार को समझने के लिए शून्य के इतिहास को समझना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। आविष्कार को जानना है तो इतिहास को जानना जरूरी होगा। आज के समय के शून्य के सिद्धांत और इसके प्रयोग काफ़ी आधुनिक हैं, लेकिन शुरुआत में लोग इसे ऐसे उपयोग नहीं करते थे, ठीक है ना। आज तो शून्य का उपयोग जो है बहुत इजी वे में हो जाता है, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट पहले बन चुके हैं, ओके। तो हम लोग जो यूज़ करते हैं शून्य का स्टूडेंट, वो शून्य का उपयोग जो है पहले से शर्तों के आधार पर होता है, तो इसलिए जो है उसमें हमें कठिनाई नहीं आती। लेकिन जब स्टार्ट में रहा होगा तो कितनी दिक्कतें आए होंगी, सोचिए। अगर देखा जाए तो इसका आविष्कार एक स्थान धारक के रूप में हुआ और बाद में धीरे धीरे इसका उपयोग बढ़ने लगा, ठीक है स्टूडेंट। ब्रह्मगुप्त के द्वारा शून्य का आविष्कार करने से पहले भी शून्य का प्रयोग किया जा रहा था।
अब देखिए बात आती है कि शून्य, ब्रह्मगुप्त के शून्य का आविष्कार करने से पहले भी शून्य का प्रयोग किया जाता, तो किसकी ओर संकेत जा रहा है? आर्यभट्ट की ओर जा रहा है। जी हाँ, कई प्राचीन मंदिरों के पुरातत्वों और ग्रंथों में इसे देखा गया है। ऐसे नहीं, यह तो नहीं कहा जा सकता कि जीरो जो है जो शून्य का आविष्कार कब हुआ और इसका प्रयोग कब से हुआ है इसके बारे में तो, लेकिन यह निश्चित है कि भारत की ही ये देन है। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हैं कि ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि शून्य का आविष्कार कब और इसका प्रयोग कब से हो रहा है, लेकिन यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है क्योंकि हमारे वैदिक शास्त्रों के आधार पर जिस तरीके से वहाँ पे यूज हुआ है उसके हिसाब से ये कहा जा सकता है कि शून्य का आविष्कार जो है कहाँ से हुआ? भारत से ही हुआ है। ठीक है, आज से कुछ सालों पहले तक एक देश से दूसरे देश में जाना ही मुश्किल होता था, तो हम तो सदियों पहले की बात कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब कुछ सालों पहले यानी कि 100 साल पहले, 150 साल पहले एक देश से दूसरे देश में जाना बड़ा कठिन था क्योंकि साइंस इतना डेवलप नहीं था। इस तरीके से आपके समुद्री जहाज़ और वायुयान यानी कि हवाई जहाज़ जो हैं, ये गाड़ियाँ, ये डेवलप नहीं थी उस समय। तो 150 2 साल 100 साल पहले, तो उस समय एक देश से दूसरे देश में जाना बहुत ही कठिन था। अब आप सोचिए कि जब ये शून्य की आविष्कार सदियों पहले हो चुका है भाई, सदियों पहले। आज देखो आपकी कौन सी सदी चल रही है? आज हमारी 21वीं सदी चल रही है। ठीक है ना, तो इस तरीके से और इस तरीके से आपका जो चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप सोचिए कि उस समय क्या हाल होगा। ठीक है ना, जब छठी शताब्दी, 7वीं शताब्दी ये चल रहे होंगे तो क्या स्थितियाँ रही होंगी तब? तब संचार के हम साधन नहीं थे, यानी कि दुनिया के एक कोने से में रहने वाले व्यक्ति को यह भी पता नहीं पता था कि दुनिया के दूसरे कोने में भी कोई रह रहा है। तो ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि जब एक स्थान से दूसरे स्थान से जो कोई जाएगा ही नहीं तो उसको पता कैसे चलेगा वहाँ कौन रह रहे हैं? ठीक है ना, जैसे आप हैं या हम लोग हैं, अगर हम अभी मान के चलिए कि अगर हम अमेरिका नहीं गए हैं तो हमको क्या पता भाई वहाँ की क्या लाइफ स्टाइल है, कैसे लिविंग है, कैसे रहते हैं हम। वो अलग बात है, हम दूरदर्शन के माध्यम से, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से देख ले रहे हैं, लेकिन वो जो वास्तविकता है वो हम नहीं देख पा रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है ना, जो अपनी आंखों से वहीं पर जाके देखना होता है वो चीज़ नहीं है ना। तो अभी हमको न्यूज़ में हम देखते हैं, हम वहाँ के राष्ट्रपति को भाषण देते हुए देखते हैं या वो देखते हैं, तो हमको पता है कि अमेरिका के लोग ऐसे होते हैं, साउथ अफ्रीका के लोग ऐसे होते हैं, या वेस्ट इंडीज़ के लोग ऐसे होते हैं, या आपका ऑस्ट्रेलिया के लोग ऐसे होते हैं। तो वो हमको पता कैसे चला? हमको एक न्यूज़ चैनल के माध्यम से पता चला है। लेकिन जो लोग वहाँ जा के आ चुके हैं, ठीक है ना, जो बच्चे वहाँ जा के आ चुके हैं, उन बच्चों को देखिए, है ना, उनका अलग है। जैसे स्विट्ज़रलैंड, आपने स्विट्ज़रलैंड का सुना होगा, तो स्विट्ज़रलैंड देखो कितने बेस्ट प्लेस उसको कहा जाता है। अब हम लोग वहाँ नहीं पहुँचे हैं, हम लोग वहाँ नहीं गए हैं, तो हमें क्या पता भाई वहाँ की सुंदरता का भी ना। क्योंकि आप न्यूज़ चैनल और वैसे व्हाट्सअप, फेसबुक और इन चीज़ों से आप सारी फ़ोटोज़ देख लेंगे, लेकिन वास्तविकता में जब आप उस स्थान को जब तक भ्रमण नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, हमारा एक स्टूडेंट वहाँ स्विट्ज़रलैंड गया हुआ है आजकल, जो पहले स्टूडेंट रहा है, तो आप अधिकांश बच्चे जानते भी होंगे। ठीक है, नीरज मेहरा करके उसका नाम है। तो वो 3 साल पहले इंटर पास किया था, अभी स्विट्ज़रलैंड गया हुआ है, परसों बीच में ही राफ्टिंग के माध्यम से। तो ऐसे बच्चे मतलब ऐसे ही है, धीरे धीरे करके डेवलपमेंट करके किसी को ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और कोई अपनी मेहनत के बल पे पहुंच जाते हैं ऐसी जगहों पे। तो वहाँ की वास्तविकता को वो जानता है। जब हम उससे बात करते हैं तो वहाँ का वो वास्तविकता जो बताता है तो काफ़ी इमेजिनेशन आती है माइंड में। ठीक है स्टूडेंट, तो यही चीज़ है। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने देखी हैं, है ना, तो वो चीज़ें उन्होंने नहीं देखी, तो वो चीज़ों को वो जजमेंट करते हैं। जब हम बताते हैं तो उनको इमेजिनेशन होता है। तो ऐसे ही तो उस समय के जब लोग थे उनको तो पता ही नहीं था कि वो उस कोने में कैसे लोग रहते हैं, क्या रहते हैं। ठीक है ना, तो ये बड़ा टफ था। तो बहुत बुरी स्थिति तब रहती होगी, क्या रहा होगा इमेजिन कर सकते हैं। सभी लोग अपने अपने तरीके से रह रहे थे और अपनी अपनी गति से विकास कर रहे थे। साफ है कि गणना हर सभ्यता में की जा रही थी, लेकिन संख्याओं के प्रतीक अलग अलग थे। ठीक है ना, तो उस टाइम पे ऐसा नहीं कि जो शून्य है वो इस प्रकार का होगा, एक इस प्रकार का होगा, दो इस प्रकार का होगा, ऐसा नहीं था। अपने अपने तरीके थे गणना करने के, सोचने के, हिसाब लगाने के। ठीक है ना स्टूडेंट, तो ये था। तो आगे चर्चा करते हैं। तो संख्याओं के प्रतीक अलग अलग थे। शुरुआत में शून्य मात्र एक स्थान धारक था, लेकिन बाद में यह गणित का एक अहम भाग बन गया। तो उस समय शुरुआत में तो शून्य के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन धीरे धीरे करके क्या हो जाता है, वो अपना अहम स्थान बना लेता है। ठीक है, तो शून्य ने अपना मतलब इम्पोर्टेंट रोल बना लिया। जैसे आप देखते हो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं क्लास में,
कुछ बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं, लेकिन कोई बच्चा ऐसा होता है कि वो एक सेशन में अपनी मेहनत बढ़ा देता है और बाद में वो क्या होता है, क्लास में पोजीशन लाना शुरू कर देता है और उसका नाम बच्चों को और स्कूल में सभी लोगों को या क्षेत्र में सभी को याद हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही शून्य ने भी अपनी जगह बनाई। पहले स्टार्टिंग में तो उसको निरर्थक माना गया, क्योंकि शून्य का एक तो कुछ मान नहीं होता, आप जानते ही हैं, है ना। लेकिन वो अगर किसी के साथ यूज़ कर दिया जाए तो उसका मान को 10 गुना बढ़ा देता है, ये आप सब लोग जानते हैं। ठीक है ना, ये मैंने आपको समझा दिया। कहा जाता है कि शून्य का कॉन्सेप्ट तो काफ़ी पुराना है, लेकिन यह 5वीं शताब्दी तक भारत में पूर्ण रूप से विकसित था। गणना प्रणाली को शुरू करने वाले सबसे पहले लोग सुमेर निवासी थे। देखिए इसके इतिहास बता रहे हैं। स्टार्टिंग बेबीलोन की सभ्यता में उसमें गणित प्रणाली को स्वीकार किया, जब यह गणना प्रणाली प्रतीकों पर आधारित थी। ठीक है, तो ये बेबीलोन का हो गया और ये सिंधु सभ्यता हो गया, ये आप क्लास 11th में पढ़ेंगे। जो बच्चे आर्ट साइड से सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे तो वो जरूर इन सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे, और जो साइंस से पढ़ेंगे तो वो इसी प्रकार के इन चीज़ों के अंदर उसको अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, बेबीलोन हो गया, बेबीलोन की सभ्यता, ये सब 11th में है आपका। 11th में आपका आर्ट सब्जेक्ट में हिस्ट्री में भी है और ड्राइंग कला में भी है। ठीक है, ये है। तो जो शून्य का आविष्कार है 4 से 5 हज़ार वर्ष पहले हुआ था। बेबीलोन की सभ्यता ने कुछ प्रतीकों का इस्तेमाल स्थान धारण के रूप में किया था। ठीक है, और यह धारण जो है 10 और 100 के बीच में अंतर को बनाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यह है। तो बेबीलोन की सभ्यता के बाद माइनों ने जीरो को प्लेस होल्डर के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया था। उन्होंने पंचांग प्रणाली के निर्माण में इसका उपयोग किया था। पंचांग प्रणाली आप जानते ही हैं, लेकिन उन्होंने अभी भी गणना में जीरो का इस्तेमाल नहीं लिया। इसके बाद भारत का नाम आता है, जहाँ से जीरो अपने आज के रूप में आया है। तो बच्चों देखिए, स्टार्टिंग तो कहाँ कहाँ से हो गई, देखिए आप सिंधु सभ्यता से भी होगी, बेबीलोन की सभ्यता से भी हुई। शून्य को यूज़ तो किया गया, लेकिन उसको वास्तविकता उसका नाम नहीं मिला, उसको वास्तविक रूप नहीं दिया गया। ठीक है ना, तो जब वास्तविक रूप नहीं मिला तो ये काम किसने किया, ये हमारे देश भारत ने किया है भाई। ठीक है ना, तो आज भी शून्य को जो है भारत के द्वारा ही दिया हुआ माना जाता है। काफ़ी सारे लोग इस बात को मानते हैं कि शून्य बेबीलोन की सभ्यता से भारत में आया, लेकिन अधिकतर लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है कि शून्य पूर्ण रूप से भारत में ही डेवलप हुआ और यहीं से पूरी दुनिया में फैला। तो सभी लोग ये मानते हैं कि क्या होता है कि भारत से ही ये डेवलप हुआ है और यहीं से क्या हुआ, पूरी दुनिया में ये डेवलप हुआ, यानी कि पूरी दुनिया में फैला है। जीरो को भारत में शून्य कहा जाता था, जो कि एक संस्कृत शब्द है भाई। ठीक है, जीरो का कॉन्सेप्ट और इसकी परिभाषा सबसे पहले 628 ईस्वी में भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने दी थी। तो ब्रह्मगुप्त को तो इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है, क्योंकि उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया, और जो इसका फर्स्ट उपयोग किया है जीरो का, वो किया है आर्यभट्ट ने। तो आर्यभट्ट को इसका जनक माना जाता है। ओके स्टूडेंट, और इसके बाद यह भारत में विकसित होता रहा। बाद में 8वीं शताब्दी में शून्य अरबों की जो अरब थे उनकी सभ्यता में पहुंचा, जहां इसे आज का जो रूप है ये जीरो वाला मिला। तो शून्य हम इस तरीके से बनाते हैं ना, ये इस तरीके से शून्य अब बनने लगे स्टूडेंट। ठीक है, ये आकार दे रखा इसका। अंत में जाकर 12वीं शताब्दी के करीब यह यूरोप में पहुंचा और यूरोपीय गणना में सुधार हुआ। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो हमारे देश का ही जीरो के आविष्कार में सबसे बड़ा योगदान रहा है। तो स्टूडेंट आप इसको समझ सकते हैं। काफ़ी सारे लोग मानते हैं कि, अब इसको हम फाइनल रूप दे रहे हैं, तो काफ़ी सारे लोग मानते हैं कि शून्य का आविष्कार भारत के लोकप्रिय गणितज्ञ ज्योतिषी आर्यभट्ट ने किया था। जो शून्य का आविष्कार है, शून्य का नहीं, शून्य का आविष्कार स्टूडेंट। ठीक है ना, यहाँ पर क्या लिखा है, शून्य का आविष्कार। तो काफ़ी सारे लोग मानते हैं कि शून्य का आविष्कार जो है भारत के लोकप्रिय गणितज्ञ और ज्योतिषी आर्यभट्ट ने किया था। यह बात काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि आर्यभट्ट वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने शून्य की अवधारणा दी थी। तो ये तो आपको स्टोरी में पहले ही पता चल चुका है कि आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले शून्य का उपयोग किया था, इसीलिए उनको शून्य का जनक माना जाता है। आर्यभट्ट का मानना था कि एक ऐसा अंक होना चाहिए जो 10 अंकों के प्रतीक के रूप में 10 का प्रतिनिधित्व कर सकता है। ठीक है, और एक कदम और अंकों के रूप में शून्य का प्रतीक बन सके। ठीक है ना, तो ये भी इन्होंने कहा था कि अंकों के रूप में शून्य जो है जिसका कोई मान ना हो और वो एक प्रतीक बन जाए। मान तो कुछ नहीं हो, अगर आप शून्य की बात करें तो शून्य का कोई मान तो होता नहीं है, लेकिन वो एक प्रतीक के रूप में लिया जाता है हमेशा, और जिस संख्या के साथ उसका यूज़ किया जाता है उस संख्या के मान को 10 गुना कर देता है। ठीक है, यानी कि आर्यभट्ट ने शून्य की अवधारणा दी थी, और उसके बाद 6वीं शताब्दी में शून्य के सिद्धांत दिए। आर्यभट्ट ब्रह्मगुप्त के अलावा शून्य के आविष्कार
यहाँ पे गलत शब्द छपा है, यहाँ पे क्या है, शून्य का आविष्कार। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर भी शून्य के आविष्कार की बात कही गई है। तो इसमें आर्यभट्ट का मेन रोल है। और इस तरीके से स्टूडेंट्स आप सभी लोग समझ गए होंगे कि शून्य का आविष्कार कैसे हुआ। तो आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त दोनों को जो है शून्य के बारे में, शून्य के आविष्कारक के रूप में मुख्य रूप से माना जाए, और जिसमें हमें जो है आर्यभट्ट को इसका आंसर लेना है। तो शून्य के आविष्कार की बात कही जाए तो आर्यभट्ट ने किया था शून्य का आविष्कार। सबसे पहले स्टार्ट में आर्यभट्ट ने इसका उपयोग किया था, और उसके बाद जब शून्य के तथ्य को स्पष्ट किसने किया था, अगर बात आती है तो शून्य के कॉन्सेप्ट को, यानी कि उसके तथ्यों को जो स्पष्ट किया था कि शून्य का उपयोग कहाँ होना चाहिए, आगे पीछे अगर यूज किया जाए शून्य का तो कहाँ पर उसके वैल्यू को बढ़ाता है और कहाँ उसको रखने पर मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और दशमलव का अंकों के बाद शून्य की कितनी महत्व रहती है, दशमलव से पहले के अंकों के साथ क्या महत्व रहता है, ये सारे कॉन्सेप्ट जो क्लियर किए हैं वो किए हैं ब्रह्मगुप्त ने। लेकिन सबसे पहले जो उपयोग किया है शून्य का स्टूडेंट, वो किया है आर्यभट्ट ने। तो आर्यभट्ट जो हैं शून्य के आविष्कारक हैं, यानी कि खोज करता हैं, और शून्य के जो कॉन्सेप्ट क्लेरिफिकेशन करने वाले जो व्यक्ति हैं वह हैं ब्रह्मगुप्त। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। और शून्य, चूँकि हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो हमें सारे स्टेप क्लियर होनी चाहिए कि किस तरीके से किसकी खोज हुई, कौन से अंक की किस प्रकार से खोज हुई है, और ये भी पता होना चाहिए, इन तथ्यों को हमें एक रोचक तरीके से डेली स्टडी करनी चाहिए स्टूडेंट। तो आपके पास इस प्रकार की वीडियो भी कंटिन्यू आते रहेंगे एनसीईआरटी क्विक सॉल्यूशन के अंतर्गत। तो आप सभी स्टूडेंट्स, आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप ज़रूर अपने साथियों को शेयर कीजिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों तक पहुंचाइएगा। इसी सभी बातों के साथ आप सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट।